नमस्कार फ्रेंड्स। जीएस जो दरोगा बिहार एसएससी एईडी और एनटीपीसी को टारगेट करते हुए जो 25 क्वेश्चन के सेट चलाए जा रहे हैं उसका यह सेट नंबर 6 है फ्रेंड्स। उस सीरीज में यह सेट नंबर जो है 6 है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 5 जो सेट है ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है फ्रेंड्स, अब उनको आप देखिए। और करेंट अफेयर्स के लिए शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, तब उनको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन के अलावा जो एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं उस पर भी आप काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल आज का। पहला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की जो है फुल इंडिपेंडेंस की प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में। आपको याद रखना है, रावी नदी के तट पे इस समय इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस समय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि आज से अब कांग्रेस का जो भी डिमांड होगा वह ना ही डोमिनियन स्टेटस का होगा और ना ही कुछ और होगा, केवल और केवल क्या होगा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होगी, पूर्ण स्वराज की, याद रखिएगा। और यहीं पे रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1930 को पहली बार राष्ट्रीय झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था, याद रखिएगा। देखिए ये जो कराची अधिवेशन है 1931 में फ्रेंड्स, यह 27 से 31 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोहराया गया। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे और यहाँ पे मूल अधिकारों की भी चर्चा की जाएगी, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह इसलिए क्योंकि जब कराची पहुंची भारतीय नेता के दल तो वहाँ पे लोगों ने नारा लगाया कि काले झंडे दिखाएंगे और गांधी को कहा गया गांधी गो बैक। क्यों? क्योंकि इसी के जस्ट पहले 23 को पता है कि आपको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, जिस कारण यह विद्रोह बड़े स्तर पर हो रहा था। 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी विशेष अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता जो विशेष अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, याद रखिए। और देखिए बेलगांव जो अधिवेशन 1924 का, यह एक ऐसा मात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या गांधी जी कोई अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का? तो जी हाँ, मात्र एक ही अध्यक्षता, एक बार अध्यक्ष बने थे और वो भी बेलगांव अधिवेशन 1924 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लाहौर अधिवेशन। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो स्थल है यह गुजरात में पड़ता है। आपको पता है कि सिंधु घाटी लगभग 14 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र था, सभ्यता थी, जो वर्तमान में उसमें लगातार खोज हो रहा है और उसका विस्तार हो रहा है। तो आपको पता है कि जो गुजरात में था उसका नाम था फ्रेंड्स लोथल। लोथल एक प्रकार का गोदीवाड़ा था, मतलब कि यह बंदरगाह भी था, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और देखिए जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है फ्रेंड्स, याद रखिए। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। जो वहीं जो राखी गढ़ी है फ्रेंड्स वो हरियाणा में पड़ जाता है। क्या? राखी गढ़ी जो है हरियाणा में पड़ती है, आप याद रखिएगा, इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को फ्रेंड्स कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि उस समय कांसे का हम लोग प्रयोग शुरू कर दिए थे, जो ब्रॉन्ज होता है उसका हम लोग प्रयोग शुरू किए थे। लेकिन ध्यान यह रखना है आपको कि लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। वहाँ किसी भी प्रकार की तलवार जो है उसकी नहीं मिला हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वो लोग जो हैं तलवार से परिचित नहीं थे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, याद रखिएगा। इन लोगों के लिए जो कुबर वाला साढ़ होता था वह विशेष पूजनीय होता था फ्रेंड्स, उसको भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसकी पहली बार खोज आपको पता है 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था फ्रेंड्स। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया था हड़प्पा का। और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खोज किया था मोहनजोदड़ो का। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स ये जितने जो समाज है उन पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, एक साथ हो जाएंगे। तो ये सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए जो दयानंद सरस्वती जी हैं वो 1875 में फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना करेंगे। राजा राम मोहन राय 1815 में, कब? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करेंगे और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आत्माराम पांडुरंग जो है ये प्रार्थना समाज की स्थापना करेंगे। लेकिन सवाल हमसे पूछा था फ्रेंड कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसका तो राइट आंसर ज्योतिबा फूले। लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि दयानंद सरस्वती 1875 में किए थे आर्य समाज की स्थापना, आत्माराम पांडुरंग जो स्थापना करेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना करेंगे, और राजा राम मोहन राय के बारे में बताया। इनको भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है यह समान सिविल संहिता, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको लागू करने वाला पहला देश का राज्य बन गया है, या फिर
मैं बता दूंगा ये कौन सा आर्टिकल उससे डील करता है, ये आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल जो 44 है यह डील करता है समान नागरिक संहिता से। देखिए जो भारत में समान नागरिक संहिता का मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, पारसी, ये सब लोग का अपना, मान लीजिए संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, पिता के संपत्ति में पुत्री के अधिकार कितना होगा, नहीं होगा, तलाक कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, ये सबसे संबंधित अलग अलग कानून है, जिससे अगर कोई भी केस उत्पन्न होता है तो उसको डील करने में कोर्ट को काफ़ी तकलीफ होती है। इसलिए सरकार चाहती है कि जितने भी ये जो सिविल मामले होते हैं, ज़मीन का बंटवारा हो या फिर हिस्सा हो, तलाक हो, विवाह हो, इनसे एक सामान्य कानून बनाया जाए। उसी को हम लोग सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 डील करता है। आर्टिकल जो 40 है फ्रेंड्स, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है और पंचायतों के गठन का प्रोविजन करता है, याद रखिएगा, पंचायत के गठन का प्रोविजन करता है आर्टिकल 40। आर्टिकल जो 50 है, यह ध्यान रखना है आपको, यह कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच सेपरेशन ऑफ पावर को डील करता है, याद रखिएगा। जो आर्टिकल 50 है यह कार्यपालिका, मतलब कि सरकार और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभक्तीकरण कैसे होगा उसकी चर्चा करता है। और आर्टिकल 48 आपको पता है कि यह संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण, जीव जंतु, कृषि के संरक्षण की बात करता है। इन सबको याद रखना है फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए अगर पूछे कितनी हो सकती है तो 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ 543 है और 2 नॉमिनेट मतलब 545, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। अधिकतम इतने हो सकते हैं और इतना है। लोकसभा की चर्चा आपको पता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 81 करता है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 81 है लोकसभा की चर्चा करता है, याद रखिएगा। और लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा जो है, लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि 93 आर्टिकल में किया गया है। इन बातों को याद रखिए फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो कौन सी पर्वत है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स। कौन सी इसमें जो पर्वत है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में शामिल है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली दुनिया के प्राचीनतम पर्वतों में शामिल है, याद रखिएगा। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है, याद रखना है। और देखिए अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का, रेसिडुअरी माउंटेन का एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स। लेकिन अरावली जो है जिस समय यह बना था, जिस प्रोसेस से बना था, तो माना जाता है कि अरावली एक बलित पर्वत था, मतलब कि बलन के फोल्डन की प्रोसेस के माध्यम से बना हुआ था। तो इन दोनों बातों में ध्यान रखिएगा, जिस समय बना था उस समय बलित माउंटेन का प्रकार था, लेकिन वर्तमान में यह जो अरावली है एक प्रकार का फ्रेंड्स अवशिष्ट पर्वत है, जो गुजरात से लेते हुए थोड़ा सा और दिल्ली के जो मजनू कटक तक वहाँ तक फैला हुआ, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। और हिमालय जो है बलित पर्वत का उदाहरण है और भारत का सबसे नवीनतम पर्वतों में शामिल है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पे यह बनाया गया, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे बनाया गया, महत्वपूर्ण है। देखिए जो हीराकुंड बांध है वह महानदी पे बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाया गया है और हीराकुंड बांध आपको पता है उड़ीसा में है फ्रेंड्स। और भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय जो है जो ग्रेविटेशनल डैम होता है यह है हीराकुंड, याद रखिएगा। तो हीराकुंड कहाँ है, महानदी पे। गोदावरी नदी के बारे में आपको पता है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी को माना जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। कावेरी के बारे में एक स्पेशल फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे 12 महीने प्रवाहित होती है, फ्लो करती है। इसका रीजन यह है फ्रेंड्स कि जैसे अगर भारत की जो मैप हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो कावेरी है फ्रेंड्स, कावेरी नदी, यह एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है और दूसरी लौटती हुई मानसून से भी यह वर्षा प्राप्त करती है, जिस कारण इसमें लगभग 12 महीने जल प्रवाहित होते रहता है। तो इसको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि गिद्दा जो है, गिद्दा एक डांस का प्रकार है, यह किस राज्य में लोकप्रिय नृत्य है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब का फेमस गिद्दा है। जैसे भांगड़ा फेमस है, गिद्दा भी वहीं का फेमस, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बिहार में कजरी काफ़ी फेमस चलता है फ्रेंड्स और राजस्थान में घूमर आपको पता होगा, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और गुजरात का तो सबसे फेमस आपको पता है गरबा है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे फ्रेंड्स। जट जटिन जो है झारखंड बिहार में किया जाता है, याद रखना है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि नीली क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। जो गोल्डन क्रांति होता है फ्रेंड्स, गोल्डन क्रांति, यह रेशा उत्पादन से संबंधित है। और एक और क्रांति है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो आपको पता होगा। रजत क्रांति आपको पता है, अंडा उत्पादन से है। और जो अमृत क्रांति जो है वह नदी जोड़ी परियोजना को कहा जाता है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से इन्फ्लेशन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है फ्रेंड्स। देखा रहे कि मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें कम होती हैं, वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, उत्पादन बढ़ता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी किसी इकोनॉमी में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है, उसी को तो मुद्रास्फीति कहते हैं फ्रेंड्स। मुद्रास्फीति का डिफिनीशन ही है कि सस्टेन इंक्रीज इन अ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जो गुड्स और सर्विस के प्राइस में कंटिन्यू सस्टेन लगातार वृद्धि होती है, उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। देखिए, मुद्रा का मूल्य बढ़ता नहीं है फ्रेंड्स, जब भी मुद्रास्फीति होगा तो मुद्रा का मूल्य घटता, आप याद रखिएगा। वस्तु और सेवाओं की कीमतें मुद्रास्फीति में बढ़ती हैं, यह कम नहीं होती हैं। और उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। मुद्रास्फीति में जब दाम बढ़ने लगती है तो डिमांड जो है यह कम होता है, और जब डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो ये कह रहा है बढ़ता है, जो थोड़ा सा उल्टा लिखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला हमारा सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन, ये यूनिट से संबंधित सवाल है फ्रेंड्स। ये आपसे पूछ रहा है कि जो शक्ति है, पावर की एसआई इकाई क्या है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी, वाट होता है शक्ति का राइट आंसर। जूल जो है यह ऊर्जा का एसआई यूनिट है, ये यूनिट। न्यूटन जो है यह बल का, फोर्स का एसआई मात्रक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। ये जो पास्कल है यह प्रेशर का एसआई, मतलब कि दाब का एसआई मात्रक है। जूल आपको पता है एनर्जी का एसआई मात्रक, इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। और शक्ति का वाट होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फ्रेंड्स। और क्वेश्चन 12 आपसे पूछ रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स। जो विटामिन सी होता है जो खट्टे फलों में मेनली पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए, जो विटामिन ए है फ्रेंड्स उसको रेटिनॉल कहेंगे, बी को थायमिन, सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, जो एस्कॉर्बिक एसिड्स हैं ये अगर आप अधिक मात्रा में जैसे नींबू, खट्टे फल लेते हैं तो ये जो चेहरे की ग्लो है ना, इसको काफ़ी बढ़ाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। रेटिनॉल की कमी से आपको पता है फ्रेंड्स जो है आँख की बीमारी होती है मानव में, और जो थायमिन है इससे बेरी की कमी होती है, विटामिन B1 की कमी से, याद रखिएगा। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि न्यूरॉन जो है मानव शरीर के किस तंत्र का एक आधारभूत इकाई है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। सॉरी फ्रेंड्स, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम पूरे बॉडी का, उसका बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारे पूरे बॉडी का एक बेसिक यूनिट सेल होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, सेल होता है, कोशिका होती है, वैसे ही हमारा जो न्यूरम सिस्टम है उसकी एकदम बेसिक जो इकाई है उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर पे रिलेटेड एक सवाल है, तापमान से संबंधित, कि पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है मैक्सिमम होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 4। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसी सवाल को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ कि पानी का जो आयतन है न्यूनतम किस तापमान पे होता है, तो उसका भी राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। क्योंकि जैसे जब घनत्व तो बढ़ेगा तो वो जो एरिया घेर रहा था पहले उसका भी क्षेत्र क्या होगा, घटने लगेगा। तो इसीलिए इन दो बातों को ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम मैक्सिमम, और उसका अगर पूछ लिया जाए आयतन कितना होता है तो न्यूनतम हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि शुष्क बर्फ, जो शुष्क बर्फ है उसको क्या कहा जाता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, याद रखिएगा।
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन शामिल करने के इस मकसद ये है फ्रेंड्स कि कई क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो मैं भी हर एक सेट में कोशिश करता हूँ कम से कम एक सवाल ऐसा रिपीट करूँ ताकि जो बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इस सवाल को डाल रहा हूँ। क्योंकि सेट नंबर 1 या 2 में भी मैंने इस सवाल को कराया था, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। ठोस अमोनिया ऐसा कुछ संबंध हम लोग से है नहीं, याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है केवल CO2 फ्रेंड्स, यह एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है और यह सबसे ज़्यादा लगभग 70% से ज़्यादा सॉरी फ्रेंड्स 70% से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है CO2। इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो रोग लिखा गया है, बीमारी जो है, या विषाणु के कारण होता है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो जो है फ्रेंड्स। यह पोलियो जो आपको दिख रहा है यह विषाणु के कारण होता है। बाकी टाइफाइड, हैजा और क्षय रोग जो है, मतलब कि यहाँ जो लिखा गया है A, B और D जो है, यह तीनों फ्रेंड्स बैक्टीरिया के कारण होते हैं, मतलब कि जीवाणु के कारण होते हैं, याद रखिएगा। जबकि पोलियो जो है एक प्रकार का विषाणु से होने वाला बीमारी है, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ये बताइए आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग एग्जाम में सवाल डालने का मकसद यही था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सवाल पढ़ेंगे नहीं, कार्बन दिख गया उनको टिक कर देंगे। ध्यान से फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है इसकी आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें चाहिए क्लोरोफिल चाहिए पौधों को और सनलाइट चाहिए। उसके बाद जो निकलता है यहाँ बनेगा ग्लूकोज बनेगा फ्रेंड्स, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, याद रखना, और एनर्जी भी रिलीज होगी साथ में। तो सवाल हमसे क्या पूछा है कि अगर फोटोसिंथेसिस कराना है तो किस गैस की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन है फ्रेंड्स ये तो बाई प्रोडक्ट होता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो रिलीज होता है, आपको ऐसे समझना, ध्यान रखिए। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और पौधों में आपको पता है जो जाइलम उत्तक होता है, यह क्या करता है कि जड़ से जल और खनिज लवण को पौधों के पत्ती और विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम जो उत्तक है फ्रेंड्स, ये जो है फ्लोएम पौधों में खनिज और खाद्य पदार्थ जो बन जाते हैं, बने हुए खाद्य पदार्थ का वितरण करता है पौधे के अन्य भागों में। देखिए मैंने इसको ऐसे याद रखा है फ्रेंड्स, जाइलम में ज आता है, जो हम लोग ज पढ़ते हैं, जहाज वाला ज, और जल में भी ज आता है, तो मैंने इसीलिए जोड़ के याद रखा है कि जाइलम, ज से जाइलम जल परिवहन का काम करता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है फ्रेंड्स। हीमो नाम ही आगे आपको समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर लोहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए जो हीमोग्लोबिन है इसमें फ्रेंड्स RBC भी पाया जाता है, याद रखिएगा। और RBC जो है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, जो O2 है उसके परिवहन का काम करता है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो कैल्शियम है हमारे शरीर में हड्डी की मजबूती के लिए, फॉर द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ आवर बोन्स, कैल्शियम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है खनिज के तौर पर, याद रखिएगा। तो अगर आप दूध अंडा ले रहे हैं तो खनिज कैल्शियम आपके शरीर में लगभग प्रचुर मात्रा में जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला सवाल फ्रेंड्स कह रहा है कि ओजोन जो परत है यह किस मंडल में पाया जाता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन फ्रेंड्स समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। जब आप अर्थ से ऊपर जाएंगे फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर की तरफ, तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्षोभ मंडल के आखिरी सीमा पे ये जो लाइन है इसी को हम लोग क्षोभ सीमा कह देते हैं, और ये पूरा क्षोभ मंडल हुआ। और इसके बाद आपको मिलता है फ्रेंड्स समताप मंडल, याद रखिएगा। समताप मंडल जहाँ कहाँ समाप्त होगा फ्रेंड्स, तो समताप सीमा के बाद समताप मंडल के बाद आप जाएंगे तो आपको मध्य मंडल मिलेगा। फिर उसके बाद मध्य मंडल के थोड़ा ऊपर या इसी के ऊपरी भाग में आयन मंडल, और बाहर आपको मिलेगा बाह्य मंडल। फिर आपका स्पेस शुरू हो जाता है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो ओजोन है यह समताप मंडल में पाया जाता है, और इसे वैसा ओजोन का फॉर्मूला आपको पता है O3 होता है फ्रेंड्स। और अगर यही ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है तो हमारे लिए गुड ओजोन होगा। जब यही ओजोन हमारे लिए ये क्षोभ मंडल में पाया जाएगा तो इसे हम लोग बैड ओजोन कहेंगे। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय यह क्या करेगा, जो गैस होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस होती हैं, उसको एब्जॉर्ब करके अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिस कारण पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जिस कारण अगर ओजोन
क्षोभ मंडल में पाया जाता है, तो इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग वाले गैस मानते हैं। तो अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए केवल एक प्लेन स्टेटमेंट कि ओजोन को ग्लोबल वार्मिंग गैस माना जाता है, तो सही की गलत, तो यह सही माना जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका सामान्य नाम क्या है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका फार्मूला फ्रेंड्स NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। धोवन सोडा फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, याद रखिएगा, इंटू 10H2O। ये जो है धोवन सोडा का फार्मूला है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, याद रखना है। काफ़ी ये कपड़ा उपड़ा धोने में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, पानी को साफ करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, याद रखना है। और कास्टिक जो सोडा है फ्रेंड्स, उसका फार्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। ये चारों फार्मूला अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी यह किस वर्ष और किसके द्वारा हुई थी फ्रेंड्स? देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें हिस्ट्री का और साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि दरोगा और बिहार एसएससी एग्जामों में आपको पता है कि साइंस और हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसका पहला जो बैठक हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था, मुंबई में, याद रखिएगा। टोटल उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बिहार से उसमें एक भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे प्रथम सेशन में, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। 72 जो इससे टोटल लोग भाग लिए थे जो इसका प्रथम मीटिंग हुआ था। और प्रथम कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, यह बेमोस चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम लोग WC बनर्जी भी कहते हैं, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक और बात यहाँ जान लीजिए, कांग्रेस आया तो फ्रेंड्स, कांग्रेस से रिलेटेड बता दे रहा हूँ। कांग्रेस की प्रथम अगर महिला अध्यक्ष पूछता है आपसे फ्रेंड्स, तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एनी बेसेंट, याद रखिएगा। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया तो एनी बेसेंट इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यह बनी थी 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तब आपको याद रखना सरोजनी नायडू उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये अध्यक्षता करेंगी 1925 कानपुर में, याद रखिएगा, 1925 कानपुर में, ठीक है। और अगर पूछ ले कि द्वितीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नलिनी सेन गुप्ता जी थी फ्रेंड्स, नलिनी सेन गुप्ता जी थी, याद रखिएगा। और यह बनेंगी 1933 में अध्यक्षता करेंगी, और ये भी कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करेंगी, याद रखिएगा। तो सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर सवाल आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। लेकिन पूछे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कांग्रेस की द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नलिनी सेन गुप्ता हो जाएंगी, जो 1933 कलकत्ता अधिवेशन में, जो जेम्स सेन गुप्ता आप नाम सुनते हैं, उन्हीं की ये पत्नी है नलिनी सेन गुप्ता फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ओवरऑल अगर पूछ ले कि द्वितीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू, और तृतीय नलिनी सेन गुप्ता, याद रखिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, सर की उपाधि, उसका त्याग कर दिया था? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाएगा फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बाकी ये जो ईयर लिखे हैं आप याद रखिए, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन 1920 आपको पता है, गांधी जी लेड आंदोलन था। और चौरी चौरा जो घटना हुआ था फ्रेंड्स, उसके कारण, जो चौरी चौरा घटना हुआ उसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, आपको ये भी ध्यान होगा। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, कब? 3 फरवरी, क्योंकि मैंने दरोगा का PYQ देखा तो उसमें एग्जैक्ट डेट भी पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखिए 3 फरवरी 1928 को बम्बई तट पे आया था। यह 7 मेंबर कमेटी था और जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे, जिस कारण इसका विरोध हुआ था। और 71वीं BPSC में सवाल पूछा गया कि किस आयोग का विद्रोह इस आधार पर किया गया कि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, तो उसका भी राइट आंसर साइमन कमीशन ही था, इसको याद रखिए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन के आखिरी तौर पे फ्रेंड्स, और आखिरी सवाल ये 23 नंबर, मतलब 25 के हम लोग ग्रुप में आ गए हैं।
मैंने यहाँ पे आंसर भी टिक कर दिया है कि जनवरी 2025 में घोषित पद्म विभूषण पुरस्कार से टोटल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो टोटल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 व्यक्ति को दिया गया। आंसर भी टिक यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए इससे एक नाम आप याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे फ्रेंड्स। जो भारत की तरफ से, बिहार की तरफ से जो स्वर कोकिला कहलाती थी, छठ का गीत उनका काफ़ी फेमस था। फिर शारदा सिन्हा जी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि जनवरी 2025 में किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिहार के किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्पूरी ठाकुर जी को यह दिया गया। याद रखिएगा। देखिए ये जो जीतन राम मांझी ऑप्शन में लिखा गया है, यह इनका पार्टी हम पार्टी है फ्रेंड्स, और यह सेंटर में जो एमएसएमई मंत्रालय इसको संभालते हैं। याद रखिएगा, बिहार से सेंट्रल गवर्नमेंट के केवल 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें एक जीतन राम मांझी जी भी है जो एमएसएमई मंत्रालय को संभालते हैं। याद रखिए, ललन सिंह के पास एक मंत्रालय है, चिराग पासवान के पास, और एक चौथा नाम आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ये कौन से हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री बिहार की तरफ से बनाया गया है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2025 का महिला एकल का खिताब किन्होंने जीता। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। देखिए सवाल सिंपल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। तो एक स्टेट फॉरवर्ड है मेसिडन कीज। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख रखा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग एक आपको कुछ बात बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस चैनल पे जो भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन की क्वालिटी पे मैं फोकस कर रहा हूँ, प्लस मेरा मैक्सिमम फोकस एक्सप्लेनेशन पे है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साथ में जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, अगर आप उसका नोट्स बना रहे हैं लगातार, तो आपके जो नॉलेज उसमें लगातार इंप्रूवमेंट होगा। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। और ये जो भी सीरीज चलाया जाए फ्रेंड्स, आपको पता है कि एनटीपीसी जो रेलवे कंडक्ट कराता है, बिहार एसएससी और जो एईडीओ और बीपीएससी और टीआरई जो शिक्षक की वैकेंसी है, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है फ्रेंड्स। क्योंकि जीएस लगभग सारे एग्जाम में तो सेम ही है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल भी आगे बढ़े, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरे करंट को भी तैयार कराया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।